व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। उससे पहले हम आपको पहले समझा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए क्या है, जब दो तरंगे लगभग समान तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, ये दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में एक साथ चल रही है, गमन कर रही है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी भी बिंदु पर परिणामी विस्थापन इन दोनों तरंगों के, यानी कि इन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि इस बिंदु परिणामी विस्थापन क्या होगा? इनके सब के अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। मानिए अलग अलग कणों का विस्थापन y1, y2, y3, ये n तरंगे हमारी इसमें माध्यम में चल रही है y। ठीक है, जिनका उस कण पर विस्थापन y1, y2, y3, yn है, तो परिणामी विस्थापन क्या होगा? परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 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 yn के बराबर होगा, इनके सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण को समझाते हैं। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण जब दो या दो से दो तरंगे लगभग समान आवृत्ति की, दो तरंगे समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ माध्यम में चलती हैं, किसी माध्यम में गति करती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उनका अध्यारोपण होगा, क्योंकि माध्यम में सारी जब तरंगे एक साथ चल रही हैं तो उनका फिर अध्यारोपण होगा, और उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है। यानी कि जो परिणामी तीव्रता है, यानी कि परिणामी विस्थापन है, परिणामी आया है, परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदु पर हमारी न्यूनतम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता हमारी अधिकतम होती है, यानी कि जिन पर हमारा अधिकतम विस्थापन होता है, अधिकतम आयाम होता है, अधिकतम तीव्रता होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो वो कहलाता है हमारा समपोषी व्यतिकरण। हमारा दो प्रकार का व्यतिकरण होता है, एक होता है समपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण, यानी कि डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह का होता है हमारा, एक होता कंस्ट्रक्टिव और एक होता हमारा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि परिणामी तीव्रता जिन पर अधिकतम होगी माध्यम के, उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण होता है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण के लिए, जैसे सपोज करो हम समपोषी की बात करें, ये हमारा एक तरंग है, ये हमारा दूसरा तरंग है, दूसरा तरंग। तो आप देख रहे हैं यहां पर परिणामी आयाम जो होगा दोनों का एक ही दिशा में है, तो यहां समपोषी के लिए परिणामी आयाम अधिकतम हो जाएगा। ये हम दिखा रहे हैं इससे, ये आयाम जो होगा हमारा परिणामी का होगा। ये पहली तरंग का हो गया, ये दूसरी तरंग का हो गया, और ये हमारा परिणामी का हो गया। विनाशी व्यतिकरण की बात करें, विनाशी व्यतिकरण के लिए ये हमारी पहली तरंग हो गई, ठीक है, ये हमारी दूसरी तरंग हो गई, अब परिणामी क्या होगा? इनका आयाम 0 हो जाएगा, यानी कि परिणामी आयाम जो होगा इसका कम होगा, मिनिमम होगा, और तीव्रता इसकी मिनिमम होगी। ये होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब हम समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशंस निकालेंगे। उससे पहले हम निकालेंगे यदि हमारी दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में संचरित हो रही है, तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी आयाम
क्या होगा उसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम के लिए व्यंजक। माना दो तरंगे हैं, एक का समीकरण y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और दूसरे का y2 बराबर a2 sin ओमेगा t माइनस kx ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। ये है दो हमारे पास। ठीक है, एक हमारी y बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस kx और साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ये दो समीकरण। इनके आयाम क्रम से इसका a1 और इसका a2, आयाम a1 और a2 है। तो परिणामी आयाम क्या होता है इनका, किसी बिंदु पर अगर हम परिणामी आयाम निकालते हैं तो परिणामी आयाम ये हमारा कलांतर होगा इनके बीच में। तो y परिणामी आयाम a इज इक्वल टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और ये cos फाई क्या है, ये फाई जो है इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर होता है। ठीक है, वाले दो तरंगे हैं जिनके आयाम a1 और a2 हैं। ठीक है, उनके बीच कलांतर फाई है। तो परिणामी आयाम क्या होगा, a स्क्वायर बराबर हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो यहां से a बराबर आ जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का अंडर रूट। ये आता है हमारा परिणामी आयाम का समीकरण। अब आप जानते हैं कि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। आप जानते हैं परिणामी तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगी a स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहां I बराबर हो जाएगा हमारा k a स्क्वायर, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है। अब a स्क्वायर किसके बराबर है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई है, इसकी जगह रख देंगे। तो I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर, ओके, इसमें गुणा करेंगे 2 अंडर k a1 स्क्वायर लिख देंगे, अंडर k a2 स्क्वायर लिख दिया इनटू cos फाई, यानी कि इसको मैंने अंदर लिख दिया इसमें। अब आप जानते हैं a1 के लिए I1 बराबर k a1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I1 इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। ये आ गया हमारा परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। यानी किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई के बराबर होती है। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करेगी, ये हमारे कलांतर पर निर्भर करती है। ओके, अब उसमें हम देखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण और समकोषी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन होगी। तो पहले हम देखते हैं समकोषी व्यतिकरण के लिए। तो समकोषी व्यतिकरण में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समकोषी व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारी आयाम भी अधिकतम होगा और तीव्रता भी अधिकतम होगी। तो अधिकतम हमारा कब हो सकता है, आप देखते हैं तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। तो किस पर डिपेंड कर रही है, ये हमारे कलांतर पर निर्भर करती है और किस पर, cos फाई पर। तो I का मान मैक्सिमम होने के लिए cos फाई का मान मैक्सिमम हो, और cos फाई का मान आप जानते हैं अधिकतम 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1। तो इसके लिए समकोषी के लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए हमारा cos फाई बराबर 1 होगा हमारा। ठीक है, और 1 किसका मान होता है, आप देखें फाई बराबर किसका मान 1 होगा, 0 का मान 1 होता है। फिर हमारा 360 यानी कि 2 पाई का मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर फलन है, यहां पर 0 पर इसका मान, तो फिर यहां घूम के 2 पाई घूम के फिर 0 आ गया, फिर 4 पाई घूम के फिर यहीं आ जाएंगे, फिर
एंगल वही बात है, तो इसका मान क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये होंगे मान इसके। ठीक है, यानी ये फाई बराबर ये हो जाएगा 2m पाई और m बराबर 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारा मान। ठीक है, m बराबर 0 1 2 3 4 हो जाएगा। m बराबर 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, m बराबर 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, m बराबर 3 रखेंगे तो 6 पाई मिलेगा। इसी तरह ये इन मानों पर यानी कि फाई के मान अगर कलांतर उन दोनों के बीच में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है तो हमारी तीव्रता जो है ये अधिकतम होती है। ठीक है, अब यहां से ये तो हो गया हमारा कलांतर। पथांतर कितना होगा, पथांतर डेल्टा x के लिए फार्मूला होता है हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू कलांतर, ये फार्मूला है हमारा कलांतर। इसमें रख देंगे मान, तो डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2m पाई। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया तो डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा पाई लैम्डा, ये हमारा m लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और m बराबर वही क्या क्या मान थे, 0 1 2 3 ये हमारे मान थे 0 1 2 3। ठीक है, यानी कि आप m बराबर 0 रखेंगे तो कलांतर कितना, पथांतर कितना चाहिए, अगर उनके बीच पथांतर 0 1 रखेंगे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इतना है दो तरंगों के बीच कलांतर पथांतर, तो उस बिंदु पर तीव्रता जो होगी हमारी अधिकतम होगी। जैसे सपोज करो एक बिंदु स्रोत हमारा ये है और एक ये है, इस बिंदु पर हमें व्यतिकरण देखना है। ठीक है, ये बिंदु हमारा A है और ये B है, या ये स्रोत S1 और ये स्रोत S2 है और बिंदु P पर हमें देखना है। अब यहां से यहां तक की दूरी ये करेगा S1P दूरी और यहां से यहां तक की दूरी S2P, यानी कि इस तरंग को चलने में यहां से S1 से जो चलेगी तरंग वो S1P दूरी तय करती है और S2 से चलने वाली S2P दूरी तय करती है। अगर इन दोनों पथों का अंतर पथांतर S2P माइनस S1P ये हमारा पथांतर हो गया, यानी कि इसके द्वारा तय दूरी इसके द्वारा तय दोनों पथों का अंतर पथांतर। अगर ये पथांतर हमारा 0 हो यानी कि दोनों के बीच की दूरियां बराबर हो तो यहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, या हमारे पास लैम्डा हो यानी कि इनके बीच तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो यहां पर यानी कि इसके मान अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा इतने होंगे इसके होंगे तो यहां पर तीव्रता जो होगी वो अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे I मैक्सिमम। I मैक्सिमम बराबर होगा हमारा I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस यहां 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 कोस फाई का मान को रख दिया, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा अधिकतम तीव्रता के लिए। ठीक है, अब अगर हमें अधिकतम आयाम देखना है तो आयाम का फार्मूला होता है हमारा अधिकतम आयाम का a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाई की जगह 1 रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर होगा a1 स्क्वायर a मैक्सिमम स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का मान 1 हो जाएगा इनटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर से होल खत्म हो जाएगा, तो a बराबर आएगा a मैक्सिमम बराबर होगा हमारा a1 प्लस a2, यानी कि आयाम का अधिकतम मान क्या होगा a1 प्लस a2। ठीक है, और I मैक्सिमम कितना होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो था हमारा समपोषी व्यतिकरण के लिए। अब अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी के लिए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसके लिए हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें तीव्रता न्यूनतम होगी, और तीव्रता न्यूनतम कब होगी जब हमारा कोस फाई का मान -1 होगा, सॉरी 0 होगा, कोस फाई का मान 0 हो जाए तो हमारी तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इसके लिए कोस फाई बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, तो कोस फाई हमारा 0 हो गया, तो फाई बराबर 0 हमारा किसका मान होता है, फाई बराबर 0 जो हम मान निकालेंगे हमारा किसका होता है, पाई 3 पाई
सॉरी -1 होता है। तीव्रता जो हम निकालेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, उसके लिए हमारा मान -1 होता है। सॉरी, ये होता है हमारा -1। cos फाई -1 होगा। सॉरी, तो इसमें हमारा cos फाई का मान न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान हमारा -1 होगा। जब इसमें -1 रखेंगे तो -1 किसका मान होता है? पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का, ये मान -1 होते हैं। तो यहां हो जाएगा फाई बराबर 2m प्लस 1 पाई, और m बराबर हो जाएगा हमारा m बराबर 1, तो 2m -1 पाई, m बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ठीक है, m बराबर 1 2 3 4। m को 1 रखेंगे तो 2 - 1 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 - 1 3 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 - 1 5 पाई हो जाएगा। ओके, तो ये मान होता फाई बराबर 2m -1 पाई। ठीक है, अब यहां हम पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर वही फार्मूला, डेल्टा x बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर हमारा ये हो गया। तो डेल्टा x बराबर होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, ये रखेंगे मान हम इसका 2m -1 पाई, पाई से पाई भाग हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारा 2m -1 इंटू लैम्डा बाई 2 डेल्टा x। ठीक है, और यहां डेल्टा x बराबर हो गया 2m -1 लैम्डा बाई 2, और इसका मान होगा m का मान 1 2 3, ये हो गया। अब m को जब 1 रखेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा, तो m बराबर 1 रखने पर तो डेल्टा x के मान हमारे क्या होंगे? लैम्डा बाई 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 3 लैम्डा बाई 2 रखेंगे, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। तो अगर हमारी पथों के बीच का अंतर, अगर यहां पर तीव्रता न्यूनतम है, विनाशी व्यतिकरण है, तो इस पथ और इस पथ के बीच जो हमारा पथांतर है वो लैम्डा बाई 2 आना चाहिए। लैम्डा बाई 2 हो या 3 लैम्डा बाई 2 हो, ये हमारा पथांतर होना चाहिए। तो इस पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, अब हम इस पर निकालेंगे मिनिमम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ cos फाई का मान -1 हो जाएगा। जब cos फाई का मान -1 हो जाएगा तो यहाँ -1 रख देंगे, तो I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा -1 रख के यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस का वर्ग I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा I√I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और A मिनिमम हो जाएगा हमारा, आयाम का मान मिनिमम कितना होगा? A1 माइनस 2A1 A2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ A1 माइनस A2, A1 डिफरेंस A2 लिख देंगे। A1 डिफरेंस A2 का मतलब क्या है कि दोनों के बीच अंतर, यानी कि जो बड़ा होगा आयाम उसमें से घटा देंगे, परिणामी आयाम हमारा ये आ जाता है। तो ये था हमारा व्यतिकरण में, समकोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। हमारा मान के लैम्डा पथांतर कितना होना चाहिए और कलांतर हमारा कितना होना चाहिए। अब देखिए अब हम कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि दो स्रोत हमारे कला संबद्ध का कैसे कहलाते हैं। ठीक है, दो संबद्ध हमारे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं यदि उन दोनों के बीच में हमारा कलांतर स्थिर है, कलांतर का मान स्थिर, यानी कि कलांतर हमारा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, उन स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, उनके बीच में कलांतर स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। जब कलांतर स्थिर रहेगा तो पथांतर हमारा इसमें भी स्थिर रहता है, तो ये कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब कला संबद्ध स्रोत के लिए शर्तें क्या है। पहली शर्त तो यही है कि उन दोनों के बीच में यानी कि कलांतर जो है, उन दोनों के बीच में हमारा क्या है, कलांतर जो है वो स्थिर होना चाहिए। तो पहली शर्त तो यही है कि वो दोनों कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। ठीक है, दूसरी, दोनों तरंगों की आवर्ती और तरंगदैर्घ्य ये लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी कि अगर अच्छा हम देखना चाहते हैं व्यतिकरण तो उनकी आवृत्तियां और तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तीसरी बात क्या आती है कि अच्छे व्यतिकरण के लिए, अगर आप वेरी गुड व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो इन दोनों के जो आयाम है A1 और A2
लगभग समान होने चाहिए। ये आयाम A2 समान है तो इनके लिए होगा। तीसरी चीज ये है, जब हम अब प्रकाश स्रोत है उनसे तरंगे चलेंगी तो दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इनसे जो प्रकाश स्रोत है, जो इनसे स्रोत निकलेंगे, ये हमारा स्रोत जो है अति संकीर्ण होने चाहिए, यानी कि हमारे सूक्ष्म रेखा चित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो प्रकाश, जैसे हम बल्ब जला दें, बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। अगर हम 2 बल्ब जला दें और उनका व्यतिकरण पढ़ने पर देखें तो हम व्यतिकरण नहीं देख प्राप्त कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनमें कलांतर स्थिर नहीं रहता, कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, इसलिए ये कंडीशन है कि कला संबद्ध होने चाहिए। और कल हम डिस्कस करेंगे यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग व्यतिकरण के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग।